हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। आज मैं आप लोगों के समक्ष मिसलेनियस और टारगेट सीरीज के तहत भूगोल के 15 महत्वपूर्ण प्रश्न प्रस्तुत करने जा रहा हूं और ये प्रश्न बीपीएससी के दृष्टि से, खास करके बीपीएससी शिक्षक का जो भर्ती होने वाला है, शिक्षक का जो नियुक्ति होने वाला है, उस परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण और ये रामबाण होगा दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल, भूगोल शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? यानी भूगोल शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? ए हिकेटियस, बी इरेटोस्थनीज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इरेटोस्थनीज। यानी भूगोल शब्द का प्रयोग सबसे पहले इरेटोस्थनीज ने किया था। मैं आप लोग को बता दूं कि जैसे देखिएगा कि आपको प्रैक्टिस करने के दृष्टि से ये मैं आपको बता रहा हूं कि आप इसका यदि पीडीएफ लेना चाहते हैं, यानी ये 15 प्रश्न का पीडीएफ लेना चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। वो रेडियंट कंपटीशन क्लासेस नाम से ही ये टेलीग्राम चैनल है। आप वहां पर इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं और उसका प्रिंट करके भी रख सकते हैं और वीडियो में आपको आंसर बताया जाएगा। जबकि पीडीएफ में आंसर नहीं किया हुआ है, आप उसको वीडियो देख लेने के बाद प्रैक्टिस करने के दृष्टि से कि आपको कितना याद रहा के दृष्टि से आप उसका प्रिंट लेकर इस यूज कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आप अपनी सुविधा अनुसार काम कीजिएगा। चलिए दूसरा नंबर का सवाल देखिएगा। इसमें कह रहा है क्या भूगोल के पिता किसे कहा जाता है? ए हिकेटियस, बी अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा हिकेटियस। यानी भूगोल के पिता हिकेटियस को कहा जाता है। उसके बाद तीसरा नंबर का सवाल है, व्यवस्थित भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? ए इरेटोस्थनीज, बी हिकेटियस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा इरेटोस्थनीज। यानी व्यवस्थित भूगोल का पिता इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। उसके बाद चलिए अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं कि आधुनिक भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? ए अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, बी विडाल डी लावालास। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर होगा, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को आधुनिक भूगोल का पिता कहा जाता है। अब देखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट, भूगोल का पिता बोले तो हिकेटियस होगा, व्यवस्थित भूगोल का पिता बोले तो इरेटोस्थनीज होगा और आधुनिक भूगोल का पिता बोले तो अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट होगा। तीनों बात आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए, पृथ्वी को 3 भागों यानी कि सियाल, सीमा और नीफे में किसने बांटा था? ये अति महत्वपूर्ण सवाल। इसका राइट आंसर ए हिकेटियस, बी सुएस महोदय। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सुएस महोदय ने बांटा था। यानी पृथ्वी को 3 भागों में सियाल, सीमा, नीफे में किसने बांटा? सुएस नामक एक भूगोलवेत्ता ने बांटा था। उसके बाद देखिएगा छठा नंबर का सवाल। छठा नंबर कह रहा है क्या पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? ए भूपर्पटी और बी नीफे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये भूपर्पटी होगा। यानी अर्थ क्रस्ट इसका इंग्लिश होता है। पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को अर्थ क्रस्ट कहा जाता है और ये सियाल का भाग है। सियाल इसलिए कहा जाता है कि इसमें सिलिकॉन और एल्युमिनियम की प्रधानता पाई जाती है, इसलिए सबसे ऊपरी परत को सियाल कहा जाता है। और सियाल का भी जो ऊपरी परत है 1 से 2 किलोमीटर का क्षेत्र, और ये क्या कहलाता है? ये भूपर्पटी कहलाता है। ये याद रख लीजिएगा दोस्तों। उसके बाद देखिएगा वायुमंडल की सबसे निचली परत। यहाँ पर क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है? ए समताप मंडल, बी क्षोभ मंडल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? क्षोभ मंडल। आपको पता होगा कि वायुमंडल की जो कुल ऊंचाई है 10,000 से ऊपर है, लेकिन इसको 5 भागों में बांटा जा सकता है। यानी कि कुल कितने मंडल के बारे में हम लोग बात कर सकते हैं? यानी कुल 5 मंडल है। इसमें क्षोभ मंडल, दूसरा समताप मंडल, तीसरा ओजोन मंडल, चौथा आयन मंडल और 5वां बाह्य मंडल होता है। और वायुमंडल से संबंधित ये 5 मंडल आप बहुत अच्छे से याद रख लीजिएगा दोस्तों। उसके बाद देखिए 8 नंबर का सवाल है, वायुमंडल की किस परत में सभी प्रकार की मौसमी घटनाएं घटित होती है? ए ओजोन मंडल, बी क्षोभ मंडल। यानी कि सभी प्रकार की मौसमी घटनाओं से तात्पर्य क्या है? यानी हवाओं का चलना या वर्षा का होना, आंधी तूफान, मेघ गर्जन, ये सभी घटनाएं जो है ये मौसमी घटनाएं कहलाती है। यानी ऋतु परिवर्तन, ये सभी के सभी किस्में होती है, ये आपका क्षोभ मंडल में घटित होती है। याद रख लीजिएगा।
उसके बाद देखिएगा 9 नंबर का सवाल है। 9 नंबर का सवाल है, वायुमंडल की कौन सी मंडल सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को सोख लेती है। यानी कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को सोखने का काम कौन करता है? ए ओजोन मंडल, बी आयन मंडल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ओजोन मंडल होगा। यानी सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को ओजोन मंडल सोख लेता है और पृथ्वी को भयंकर गर्मी से बचा लेता है। और वर्तमान समय क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा ओजोन में छिद्र कहाँ पे हुआ है? इसका राइट आंसर होगा अंटार्कटिका में हुआ है। चलिए 10 नंबर का सवाल हम लोग देख लेते हैं। 10 नंबर का सवाल है, वायुयान उड़ने के लिए वायुमंडल का कौन सा मंडल उपयुक्त माना जाता है? यानी वायुमंडल सबसे ज्यादा कहाँ पे उड़ने के लिए अनुकूल दशाएं होती है? ए आयन मंडल में, बी समताप मंडल में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर होगा समताप मंडल में। यानी समताप मंडल, सम का मतलब बराबर, ताप का मतलब ताप में, जहां पर टेम्परेचर बराबर पाया जाता है, यानी वायुयान उड़ने के लिए वह मंडल उपयुक्त माना जाता है। और वायुयान उड़ने के लिए वायुमंडल को कौन सा मंडल जो है उपयुक्त माना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये समताप मंडल होगा। उसके बाद देखिएगा अगला नंबर का सवाल, इसमें कह रहा है कि वायुमंडल का कौन सा मंडल संचार के साधन की दृष्टि से उपयोगी मानी जाती है? यानी कि जितनी, जैसे मोबाइल का प्रयोग हम लोग करते हैं, या टेलीविजन हम लोग देखते हैं, रेडियो सुनते हैं, तो ये जितने भी संचार के साधन हैं उन तमाम का जो काम करता है कौन से मंडल के कारण? ए आयन मंडल, बी समताप मंडल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए आयन मंडल के कारण ये संभव हो पाता है। उसके बाद देखिएगा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है, 12 नंबर का सवाल देखिएगा। 12 नंबर कह रहा है, क्या क्षोभ मंडल में प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाती है? इस घटना को क्या कहा जाता है? ए क्षति दर, बी अर्जित दर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर होगा क्षति दर। यानी कि प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाता है और यह घटना क्षति दर के नाम से जाना जाता है। इसको लैप्स रेट भी कहते हैं। जबकि धरातल के नीचे प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाता है। दोस्तों ये भी बात आप याद रख लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा 13 नंबर का सवाल। 13 नंबर का सवाल क्या है, आप इसको एक बार देख सकते हैं। इसमें कह रहा है क्या कि अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? ए 180, बी 360। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अक्षांश रेखाओं की संख्या 180 होती है। यानी कि इस तरह से यदि आप देख लीजिएगा तो ए यहाँ से इधर 90 और यहाँ से इधर 90, यानी विषुवत रेखा से उत्तर 90, विषुवत रेखा से दक्षिण 90, कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या 180 होती है। उसके बाद चलिए अगला नंबर का सवाल देख लेते हैं, 14 नंबर का। इसमें कह रहा है 0 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या कहा जाता है? ए कर्क रेखा, बी विषुवत रेखा। इसका राइट आंसर हो जाएगा विषुवत रेखा। और मैं बता दूं विषुवत रेखा को भूमध्य रेखा के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद देखिएगा 15 नंबर का सवाल अति महत्वपूर्ण, याद रखिएगा। ये देखिएगा ये क्या कह रहा है कि कर्क रेखा किसे कहा जाता है? तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को, बी 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहा जाता है और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहा जाता है। तो ये 15 प्रश्न आप देख पाए किसके सौजन्य से? रेडियंट कंपटीशन क्लासेस के सौजन्य से। यानी कि देखिएगा हमारा यूट्यूब चैनल रेडियंट कंपटीशन क्लासेस, आप यदि सब्सक्राइबर नहीं हैं तो आप निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको हर लेटेस्ट वीडियो आपको हमारा मिलता रहे। और इसका पीडीएफ लेने के लिए मैं फिर से एक बार बता दूं कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल इसी रेडियंट कंपटीशन क्लासेस नाम से है, आप ज्वाइन करके टेलीग्राम से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यदि हमारा ये कंटेंट आपको अच्छा लगे और आपके लिए यूजफुल हो तो निश्चित रूप से लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।